है। आज हम लोग क्लास 6 अर्थात कक्षा 6 के बच्चों का ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का फर्स्ट चैप्टर फिर सौर मंडल में पृथ्वी के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। सौर मंडल में पृथ्वी सबसे पहले देखते हैं, यह जो चैप्टर है वो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो हम लोग लाइन बाय लाइन को पढ़ने का प्रयास पढ़ते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से ठीक प्रकार से समझ में आ जाए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए ये सौर मंडल में पृथ्वी, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं सौर मंडल क्या होता है। पृथ्वी तो सबको पता है, पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी का मतलब क्या है, जिस पर हम लोग रहते हैं, लेकिन इस सौर मंडल में पृथ्वी ये क्या है, तो सबसे पहले हम लोग सौर मंडल को समझते हैं। देखिए इस पर ये जो टॉपिक है, इस चैप्टर का जो हेडलाइनिंग है, चैप्टर का नाम है, इस पर सबसे पहले हमको इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये सौर मंडल में पृथ्वी होता क्या है। तो देखिए ये जो चैप्टर, यह जो फिगर है, ये जो फोटो है, ये जो तस्वीर है, इसको जूम करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को ध्यान दिए होंगे तो आपको सब नजर आया होगा। सबसे सेंटर में देखिएगा तो सूर्य है, क्या चाहिए सूर्य, और इसके चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ ये जो सारे ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, ये ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि देखिए सौर मंडल में पृथ्वी, चैप्टर का ही नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, मतलब सौर मंडल में ही पृथ्वी है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से सौर मंडल का सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। देखिए जिसमें क्या होता है, पृथ्वी जिसमें सूर्य होता है, जिसमें ग्रह होते हैं, जिसमें उपग्रह होते हैं, जिसमें उल्का पिंड होते हैं, इस सब को मिला के सौर मंडल का निर्माण होता है। इन सब को मिला के किसका निर्माण होता है, सौर मंडल का निर्माण होता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगा रहे, साथ ही इसमें बहुत सारे उपग्रह भी होंगे, क्षुद्र ग्रह भी होंगे, जो हम लोग आगे टॉपिक में पढ़ते हैं। तो इसमें इसके अंदर में ये तो पूरा सौर मंडल है। अब इसके पूरे के पूरे सौर मंडल में हमारे पृथ्वी कहाँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारे प्यारी सी क्या चाहिए, पृथ्वी है, हमारी प्यारी सी क्या चाहिए, पृथ्वी है। तो ये सौर मंडल में पृथ्वी यहाँ पे है। तो आगे हम लोग लाइन बाय लाइन से पढ़ने का प्रयास करें। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, पढ़ने में बहुत ही मजेदार आएगा। तो चलते हैं लाइन बाय लाइन करके पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। यहाँ पे देखिए सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सूर्यास्त के बाद जब सूर्य डूब जाता है उसके बाद आकाश को देखना कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, आप उनकी गणना मतलब काउंटिंग नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाती है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। देखिए बच्चों, आप लोग जब रात के समय में आसमान में देखते हो, सबसे पहले एक या दो तारे दिखाई देते होंगे। धीरे धीरे बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। अब बहुत सारे तारे दिखाई देने के बाद उसमें से कुछ बहुत चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं, कुछ क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले देखते हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। मतलब कोई ज्यादा टिमटिमा रहा है, कोई कम टिमटिमा रहा है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान नजर आते हैं, मतलब जो टिमटिमाता नहीं है वो चंद्रमा के समान ही नजर आते हैं। यहाँ पे देखिए इन चमकीले वस्तुओं के साथ, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। देखिए इन सभी, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन सभी चमकीली वस्तुओं के साथ अगर आप लगभग चंद्रमा को ही देखते हैं, प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, या अलग अलग समय पर अलग अलग आकार अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। चंद्रमा को देखिएगा आज तो बड़का गो है, कल ओकरे छोटा, अगरो छोटा, एक दिन ऐसा दिखाई भी नहीं देगा। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक ही महीने में एक बार देख सकते हैं। यदि बड़ा चंद्रमा तो उसको एक ही महीने में एक बार देख सकते हैं। या पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा होती है, जिस दिन बड़ा चांद दिखाई देता है बड़का को, उस रात को पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। या नए चंद्रमा की रात्रि, मतलब जब यह नए चंद्रमा की रात्रि होती है, मतलब जब चंद्रमा आसमान में नहीं दिखाई देता है तो उसे अमावस्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। आप जिस स्थान पे हैं, जिस शहर में, जिस गांव में है, यदि उस गांव के आसमान में बादल नहीं है आराम से आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। अमावस्या के दिन में सिर्फ चंद्रमा नहीं नजर आएगा, बाकी सारे के सारे तरह तारे नजर आएंगे आपको। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसीलिए होता है बच्चों, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। देखिए जब दिन में होता है तो सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा होता है, इतना तीव्र होता है कि ये जो सारे जो होते हैं
जैसे सूर्य का जो प्रकाश होता है, इसके कारण जब सूर्य का प्रकाश दिन में बहुत ज्यादा चमकीला होता है, बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है, उसी के कारण हम लोग को चंद्रमा और तारे नहीं दिखाई देते हैं। अगले हम लोग आगे समझते हैं लाइन बाय लाइन करके। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। मतलब सूर्य, चंद्रमा तथा बहुत सारी वस्तुएं जो रात में हमको आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है वो खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है जिसे वे बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक क्या है बच्चों? सूर्य भी एक तारा है। देखिए, जिसका पास अपना ऊष्मा होता है और अपना प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं। जैसे सूर्य के पास अपना ऊष्मा है और अपना प्रकाश है, इसीलिए वो क्या है? एक प्रकार का वो भी तारा हो गया। अगला हम लोग चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है? अगला लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। रात के समय, यहाँ पे देखिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन ये हमसे बहुत ही अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज कितना छोटा सा दिखाई देता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यदि आप हवाई जहाज को नजदीक से देखते हैं तो बहुत ही बड़ा दिखता है, वही आप दूर में देखते हैं, आसमान में उड़ते हुए दिखाई देता है तो छोटा सा नजर आता है, बहुत ही छोटा सा नजर आता है। बच्चों देखते हैं, बोलते हैं अरे इतना छोटा है, मेरा अंगुली से ढपा जा रहा है, अंगुली से ढक जा रहा है, इतना छोटा जो होता है हवाई जहाज वो दिखाई देता है। उसी प्रकार बहुत सारे, देखिए, उसी प्रकार बहुत सारे छोटे छोटे क्या चाहिए? बहुत सारे छोटे छोटे तारे हैं, वो हमसे बहुत ही दूर है, बहुत ही दूर है, इसीलिए वो हमसे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। यही तारे यदि नजदीक होते तो बड़ा दिखाई देता। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, सूर्य सबसे नजदीक का तारा, इसीलिए वो बड़का दिखाई देता है। समझ में आया बच्चों? आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए ध्यान से अगला टॉपिक में, रात्रि में आसमान। रात्रि में आसमान की ओर देखने समय आप तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रात्रि में आसमान के द्वारा आप देखते हैं बच्चों, तो आपके देखने के समय आप तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाए गए विविध प्रकार की आकृति को देखते हैं। उसे किसके नाम से जाना जाता है? नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। उसी को ओर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल का क्या है? उदाहरण है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। मतलब सप्तऋषि को बहुत आसान से पहचान सकते हैं। देखिए, सप्तऋषि का मतलब होता है, सप्त मतलब सात, सबको पता है, और ऋषि का मतलब संत होते हैं। यह 7 तारों का समूह होता है। किस तारों का समूह होता है बच्चों? यह 7 तारों का समूह होता है, जो कि नक्षत्र मंडल में ओर्सा मेजर का भाग होता है। नक्षत्र मंडल में किसका भाग होता है? ओर्सा मेजर का भाग होता है। देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे एक छोटे सा पापा की परी नजर आप लोग को आ रही होगी। पापा की परी, देखिए, एक पापा की परी आसमान में निकल गई है रात में। पापा की परी जो है कहाँ? बाहर निकल गई है। और यहाँ पे छोटे छोटे, देखिए, छोटे छोटे क्या चाहिए? छोटे छोटे बहुत सारे, यहाँ पे 7, यहाँ पे छोटे छोटे 7 तारों का समूह है। इसी तारों के समूह को किसका नाम जाना जाता है? इसी 7 को जो तारों का समूह होता है वो सप्तऋषि तारा होता है। इसी सप्तऋषि तारा के यदि आप ऊपर देखिएगा, तो ध्रुव तारा आपको नजर आएगा। जैसे पापा की परी उत्तर दिशा में देख रही है तो क्या नजर आ रहा है? ध्रुव तारा नजर आ रहा है। इसी ध्रुव तारा का प्रयोग प्राचीन समय में लोग दिशाओं को ज्ञात करने के लिए करते थे। तो आपको समझ में आ गया सप्तऋषि क्या होता है? सप्तऋषि 7 तारों का एक समूह होता है। 7 तारों को क्या होता है? समूह होता है। और इसके उत्तर दिशा में हमें ध्रुव तारा नजर आता है। ये आपको, यदि आप लोग के घर में है तो आप लोग को दादा या आपको पापा की बोलिएगा हमको जो सप्तऋषि तारा दिखा दीजिए, इसके उत्तर में ध्रुव तारा आपको चमकीला तारा नजर आ ही जाएगा। तो बच्चों आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए, अपने परिवार या पड़ोस की किसी बड़े व्यक्ति, कहिए आपके परिवार, देखिए आपके परिवार में भी कोई बड़ा व्यक्ति होगा, आप या फिर आपके पड़ोस में भी कोई बड़ा व्यक्ति होगा, तो कहिए कि आपको उसको क्या कहना होगा? उसको कहिए कि आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रह तथा नक्षत्र मंडल के देखा। मतलब आपके घर में कोई पापा होंगे या दादा होंगे या फिर मम्मी होंगी, उसके बोलिए कि आसमान में रात के समय हमको बहुत सारे तारों को दिखाइए, बहुत सारे सप्तऋषि तारों को दिखाइए, नक्षत्र मंडलों को दिखाइए। तो चलते हैं आगे, हम लोग समझते हैं बच्चों आगे का टॉपिक क्या है। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, काफी मजेदार लग रहा है पढ़ने में। यहाँ पे बोल रहा है क्या? प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण, मतलब दिशा प्राप्त करने के लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते थे? उत्तर दिशा को बताता था। यहाँ पे ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। किसको सहायता से करते थे बच्चों? तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में लोग अपना दिशा को ज्ञात करने के लिए किसकी सहायता से करते थे? तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी जो तारा होता है उत्तर दिशा को बताता है, इसे ही ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इसे किस तारे के नाम से जाना जाता है? ध्रुव तारों के नाम से जाना जाता है।
यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति की जान सकते हैं, जैसा कि बच्चों आप लोग को पापा की परी की एग्जाम्पल लेके आपको बता दिए थे। अधिसप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींचा जाए तो उसके आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा, जैसा कि आप लोग को दिखा दिए हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए आप लोग को यह जो बच्ची है जो पापा की परी दिखाई देती हुई, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे 7 तारों का समूह है, इसको भी रेखा से हम दर्शा दिए और इसके उत्तर दिशा में देखिए ध्रुव तारा दिखाई देता है। यही यहाँ पे हमको बड़का बड़का बहुत उन्हें लिख के बता दिया है। तो चलते हैं आगे, हम लोग समझते हैं बच्चों। आगे हम लोग को यहाँ पे क्या है, हम लोग का आगे सौर मंडल का यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा चित्र नजर आया। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो सबसे हमारे सौर मंडल का सबसे केंद्र में सबसे बीचों बीच सूर्य है। कौन है? सूर्य है। सूर्य के बाद में कौन ग्रह चारों ओर इसका चक्कर लगा रहा है? कौन ग्रह चक्कर लगा रहा है? यहाँ पे ध्यान से देखिए कौन ग्रह चक्कर लगा रहा है? सूर्य के सबसे नजदीक में बुध ग्रह चक्कर लगा रहा है। कौन ग्रह चक्कर लगा रहा है? बुध ग्रह। इसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। उसके दूसरा नंबर की हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो सूर्य का सबसे दूसरा सबसे नजदीक का तारा कौन है? शुक्र ग्रह है। कौन ग्रह है? शुक्र ग्रह है। और तीसरा नंबर में हमारी सुंदर सी पृथ्वी है। तीसरा नंबर में हमारी सुंदर सी पृथ्वी है और चौथा नंबर में मंगल ग्रह है। चौथा नंबर में कौन ग्रह है? मंगल। तो 1 नंबर बुध हो गया, दूसरा नंबर शुक्र हो गया, तीसरा नंबर पृथ्वी हो गया और चौथा नंबर मंगल हो गया। वहीं 5वां नंबर की बात करते हैं तो बृहस्पति हो जाएगा। इसको इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़का ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। कौन है बच्चों? ये जो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। वहीं बात करते हैं उसके बाद अगला क्या चाहिए? अगला है शनि महाराज है, शनि ग्रह है। उसके बाद यूरेनस है। उसके बाद क्या चीज हो जाएगा? उसके बाद नेपच्यून हो जाएगा। उसके बाद नेपच्यून हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दिए होंगे तो आप लोग को देखिए बृहस्पति के बाद क्या है? शनि है। उसके बाद यूरेनस है। उसके बाद क्या चाहिए? नेपच्यून है। उसके बाद नेपच्यून है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ओवरऑल में आप लोग को हम समझाने का प्रयास करें। यहाँ पे देखिए इस फिगर को हम बहुत ही छोटा कर रहे हैं, इतना ही छोटा होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से ओवरऑल में समझने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो पूरा का पूरा जो हम लोग देख रहे हैं वो कौन सा है? ये पूरा का पूरा जो भाग देख रहे हैं वो सौरमंडल है। इसी सौरमंडल के अंदर में क्या है? सूर्य है, ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है कि नहीं है? तो ये इसी सब को मिलाकर किसका नाम दिया जाता है? सौरमंडल का नाम दिया जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़का ग्रह, सबसे घोड़ा ग्रह कौन है? तो ये बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है। और क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटकू ग्रह कौन है? सबसे छोटकू ग्रह कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। सबसे छोटकू ग्रह कौन है? बुध है। फिर क्वेश्चन पूछेगा हमारे सौरमंडल में किस ग्रह पर जिंदगी है, किस ग्रह पर हम रहते हैं, किस ग्रह पर जीवन है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी पर क्या चाहिए? जीवन है। पृथ्वी को ये ब्लू ग्रह, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि में बहुत मिनी पानी भरल है। यहाँ तो बच्चों समझ में आ गया। एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र हो जाएगा, जो दूसरा नंबर का ग्रह है। कितना नंबर का ग्रह है? दूसरा नंबर का ग्रह है। और साथ ये सबसे गर्म ग्रह है, जो ये शुक्र देख रहे हैं वो सबसे हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे बहुत बहुत गर्म है। आगे हम लोग समझते हैं बच्चों, आगे क्या बोल रहे हैं देखिए। यहाँ पे आप लोग ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है बच्चों? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी है, जो आप लोग को भी फिगर में दिखाए बच्चों। कौन कौन ग्रह 7 है? ये सबसे शुरू में बुध ग्रह हो गया है। उसके बाद कौन ग्रह है? उसके बाद कौन है? शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हैं टोटल हमारे सौरमंडल में। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि जो चंद्रमा हुआ है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाता है बच्चों? ये तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, मतलब जो हमारी पृथ्वी के जो चारों ओर चक्कर लगाता है वो चंद्रमा कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है बच्चों? एक उपग्रह है। देखिए अगला आपको टॉपिक क्या चाहिए? देखिए यहाँ पे छोटा सा और बात बोला गया कि जो सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करता है। चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश और ऊष्मा नहीं है बच्चों। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है और वक्र से ऊष्मा प्राप्त करता है। समझ में आया बच्चों? आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगला टॉपिक है, इसको थोड़ा बड़का करते हैं और आगे पढ़ते हैं सौरमंडल। अगला टॉपिक क्या चाहिए बच्चों? सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह, सूर्य सहित 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हमारे
हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। देखिए सूर्य होता है, 8 ग्रह भी है, उपग्रह भी है, कुछ अन्य खगोलीय पिंड होते हैं जैसे क्षुद्र ग्रह होता है, उल्का पिंड होता है। ये सब किसका निर्माण करते हैं? ये सब मिलके पूरा का पूरा सौर मंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चों? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। देखिए और यहाँ पे बोल रहा है कि जिसका मुखिया सूर्य होता है, हमारे सौर मंडल का मुखिया जी कौन होता है? सूर्य होते हैं। कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। पता नहीं इनका चुनाव होता है कि नहीं होता? नहीं होता है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए सूर्य, अगला टॉपिक क्या चीज बच्चों? सूर्य है। यहाँ पे ध्यान से देखिए सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित। देखिए आप लोग को पहले ही बताएं, सूर्य जो है हमारे सौर मंडल के सबसे बीच में, सबसे केंद्र में स्थित है। सबसे केंद्र में स्थित है। यह बहुत ही बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से मिलकर बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। देखिए खिंचाव बल अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का इतना बड़ा वो गुरुत्वाकर्षण बल है कि इसके वजह से जिसके चारों ग्रह हैं वो बंधाल हैं, मतलब चारों तरफ घूमते हैं। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। देखिए हमारे सौर मंडल में प्रकाश और ऊष्मा कौन देता है? यही सूर्य देते हैं, सूर्य महाराज देते हैं। यदि ये सूर्य महाराज नहीं होंगे तो हम लोग अंधार हो जाएगा, मतलब अंधेरा हो जाएगा, जिसके बिना जिंदगी जीना आसान नहीं हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। मतलब जिंदगी की जीना कल्पना नहीं कर सकते। सूर्य के बिना जिंदगी का हम लोग कल्पना, जीवन का कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सब देखो यहाँ पे आगे बोल रहा है, लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत ही दूर है। देखिए सूर्य के पास बहुत मनी गैस से बना हुआ, खुदे गैस से बना है, इसके पास बहुत प्रकाश और ऊष्मा है, लेकिन फिर भी हम लोग को ज़्यादा ऊष्मा महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बहुत ही दूर में स्थित है। और देखिए ये हमारे पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना करोड़ किलोमीटर दूर है बच्चों? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगला हम लोग का टॉपिक है ग्रह। अगला हम लोग का टॉपिक क्या चाहिए? ग्रह। ग्रह क्या होता है? देखिए हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है बच्चों? 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार से जो ग्रह है वो कौन, मतलब सूर्य से सबसे दूरी के अनुसार से सबसे भीर है बुध है, ओकर बाद शुक्र है, ओकर बाद पृथ्वी, ओकर बाद मंगल आ गया, ओकर बाद बड़का को बृहस्पति, ओकर बाद शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये क्या चीज है? ये हमारे सूर्य से दूरी के अनुसार से ग्रहों की स्थिति है। यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कुछ यहाँ पे ट्रिक है याद करने का। ये नहीं बच्चों आप लोग हिंदी में पढ़िएगा तो काफी इंपॉर्टेंट लगेगा, 1-2 बार रिवाइज करिएगा तो हो जाएगा। कोई ट्रिक उरिक पर मत जाइएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह। यहाँ पे देखिए सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये दीर्घवृत्ताकार में क्या हुए हैं? ये चक्कर, ये रास्ते फैले हुए हैं, जिसे कक्षा कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य से सबसे नजदीक है। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको केवल 88 दिन लगते हैं। देखिए बच्चों जो बुध ग्रह है, मान लेते हैं कोई बुध ग्रह है। कौन ग्रह है? बुध ग्रह है। और यहाँ पे क्या चाहिए? सूर्य। इस बुध ग्रह को सूर्य के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगवे में, चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाने में कितना समय लगता है बच्चों? कितना समय लगता है? 88 दिन। कितना समय लगता है? 88 दिन। अरे खुदे और इसके बीच में खुद क्या करता है? एक चक्कर भी लगा लेता है। क्या करता है? एक चक्कर भी लगा लेता है। तो इतना समझना है कि 88 दिन में इस सूर्य के चारों ओर जो बुध ग्रह होता है वो चक्कर लगाता है। क्या करता है बच्चों? चक्कर लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चों शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना। जुड़वा जानते हैं? ट्वीन ब्रदर, मतलब जिसका एक ही बार में जो, जिससे कि कोई माता होती है जिसका एक ही जो जुड़वा भाई होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का क्या बोला जाता है? जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान प्रतीत होती है, समान ही है लगभग। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह, देखिए आप लोग को पढ़ा होगा 9 ग्रह होते हैं, प्लूटो भी एक ग्रह था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जब हुआ था इनका अगस्त 2006 में, तो उसमें यह निर्धारित किया गया था कि प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से साइड करके इसको बौना ग्रह बना दिया गया। कौन ग्रह बना दिया गया? बौना ग्रह बना दिया गया। इसके साथ साथ एक अन्य खगोलीय पिंड था जिसका नाम था 2003 UB 313 सीरस नाम था। इसको भी बौना ग्रह की श्रेणी में धकेल दिया गया। इसको भी बौना ग्रह की श्रेणी में क्या किया गया? धकेल दिया। यहाँ पे देखिए बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, क्या आप जानते हैं? हम तो नहीं जानते, पढ़ेंगे तबे जानेंगे। चलते हैं जानते हैं हम लोग क्या क्या है। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से ही मोहित हुआ है। मतलब यहाँ पे देखिए कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, ये कलर काफी अच्छा यहाँ पे रहेगा। देखिए कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से ही मोहित हुआ है, मतलब बहुत सुंदर दृश्य है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। देखिए
देखिए खगोल पिंडों मतलब जो आपको आसमान में जितना चीज भी दिखाई देता है खगोल पिंड कहलाता है। और उसकी गति के संबंध में जितना भी अध्ययन करने वाले जो खगोल शास्त्री मतलब जितना भी गति करने वाले जो लोग होते हैं, अध्ययन करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? खगोल शास्त्री कहलाते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। देखिए ये कितना अच्छी बात बोले थे हमारे जो प्राचीन भारतीय के खगोल शास्त्री थे। कौन खगोल शास्त्री किसको कहते हैं? जो खगोलीय पिंडों तथा ग्रह की गति के संबंध में जानकारी जुटाता है, उसका अध्ययन करता है, वो खगोल शास्त्री कहलाता है। इसी तरह एक खगोल शास्त्री कौन थे? हमारे आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या चीज थे? आर्यभट्ट जो क्या चीज थे? भारत के खगोल प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री थे। उन्होंने क्या बोला था कि सभी ग्रह एवं चंद्रमा क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे। मतलब आज ब्रह्मांड की जितना भी कंट्री है सब क्या ब्रह्मांड को खोजने में लगे हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन करने में लगे हुए हैं। ये तो इनका टॉपिक था। हम कलर चेंज कर देते हैं, चलते हैं बच्चों आगे। हम लोग का टॉपिक क्या है? अगला हम लोग का टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए बच्चों अगला हम लोग का टॉपिक है पृथ्वी। वाह वाह क्या बात है, पृथ्वी आ गया। पृथ्वी हम लोग पढ़ते हैं। पृथ्वी क्या है? बहुत मस्त है। देखिए यहाँ पे बच्चों क्या बोल रहा है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य के दूरी के अनुसार से पृथ्वी क्या है? हमारा तीसरा ग्रह है। पृथ्वी क्या चाहिए? तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए जब सूर्य की दूरी के अनुसार से तीसरा ग्रह है, लेकिन आकार की बात करेगा, बड़ा में बात करेगा तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुव के पास थोड़ी सी चपटी है। यही कारण है कि बच्चों इनके आकार को भूभाप कहा जाता है। ये ध्रुव के पास चपटी होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? भूभाप कहा जाता है। भूभाप का क्या अर्थ है? भूभाप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह। देखिए बच्चों क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे यूनिक, सबसे अनोखा, सबसे अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर वायु उपस्थित है, पृथ्वी पर पानी उपस्थित है। पृथ्वी या तो ज्यादा गर्म है ना ही ठंडा, इसीलिए यहाँ पे जो मानव है आराम से रह सकता है, इसलिए सबसे अद्भुत। देखिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई। इसकी जो 2/3 जो सतह है वो पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कि आप ये जो पापा की परी है वो बोल रहे हैं कि आप जानते हैं, हमको नहीं जानते हैं। काची बोल रही है, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। वाह, प्रकाश की जो गति है बच्चों वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। वाह, इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लग जाता है। देखिए बच्चों पृथ्वी देखिए प्रकाश का जो गति है 3 लाख किलोमीटर, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकती है, लेकिन फिर भी इतना फास्ट होने के कारण ये पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। इसका प्रमुख कारण है बच्चों क्योंकि ये पृथ्वी जो है वो सूर्य जो है पृथ्वी से बहुत दूरी पर स्थित है। चलते हैं बच्चों आगे, हम लोग समझते हैं चंद्रमा। चंद्रमा गोल गोल चलते हैं। चंद्रमा के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। चंद्रमा क्या है? देखिए बच्चों चंद्रमा के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। चंद्रमा देखिए यहाँ पे चंद्रमा, ये देखिए अंतरिक्ष से लिया गया है। चंद्रमा का चित्र देखिए कितना सुंदर दिखाई देता है। अंतरिक्ष में लिया गया है जो चित्र है चंद्रमा का। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। उसका नाम क्या है बच्चों? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। देखिए व्यास किसको बोलते हैं? मतलब एक छोर से दूसरे छोर मिला देंगे या क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। यही जो व्यास है वो क्या है? इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा हमसे काफी नजदीक है। देखिए बच्चों आप आसमान में देखते होंगे तो चंद्रमा सबसे बड़ा दिखाई देता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि चंद्रमा हमारे पृथ्वी से बहुत नजदीक में स्थित है। यह सबसे देखिए यह हमसे लगभग कितना 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। आप जो है अब इतना तो पढ़ लिए। अब पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की कितना दूरी है वो पता कर सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। वहीं बात करते हैं सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है तो 15 करोड़ किलोमीटर है लगभग।
अगला प्रश्न है कि देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है, छोटा सा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए रोचक तथ्य है, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर सतह पर कदम रखा था। देखिए बच्चों, सबसे पहले 20 जुलाई 1969 ईस्वी को सबसे पहले जो नील आर्मस्ट्रांग थे, अमेरिका के थे, इन्होंने ही सबसे पहले चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। चंद्रमा पर क्या किया था, सबसे पहले कदम रखा था, कौन, नील आर्मस्ट्रांग। देखिए बच्चों, इसके साथ साथ एक और व्यक्ति गए थे, नील आर्मस्ट्रांग के साथ कौन व्यक्ति गए थे बच्चों, इनके साथ एक और व्यक्ति गए थे, उसका नाम था एडविन एडरलिन। क्या नाम था बच्चों, एडविन एडरलिन। लेकिन यहाँ पे एडविन एडरलिन का नाम नहीं दिया जाता। देखिए बच्चों, आप लोग को मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, आप लोग जब भी पढ़ते हैं तो पूरा गहराई से पढ़िए, माता पिता का जो पैसा है उसको बर्बाद मत कीजिए, अच्छी से पढ़ाई कीजिए और अपना नाम रोशन कीजिए, और हमेशा कोशिश कीजिए कि नंबर 1 लाने का, यूनिक मतलब नंबर 1 आने का। क्योंकि देखिए बच्चों, चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग पहुंचा था तो सबसे पहले कदम रखा था, लेकिन अगर साथ साथ एडविन एडरलिन भी गया था, लेकिन एडविन एडरलिन का नाम नहीं आता है, बस नील आर्मस्ट्रांग का नाम आता है। बस थोड़ा सा का पीछे रह गया, थोड़ा सा के पीछे के चक्कर में दुनिया जो है एडविन एडरलिन का नाम ही भूल गई है और नील आर्मस्ट्रांग का नाम सबको याद है। इसीलिए बच्चों, यदि आप सेकंड भी आते हैं ना तो आपको कोई कीमत नहीं रहेगा, यदि आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको कोई कीमत नहीं रहेगा। इसीलिए आपको हमेशा कोशिश कीजिएगा सक्सेस रहने का। क्या कोशिश कीजिएगा, सक्सेस। चलते हैं आगे बच्चों, आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। यहाँ पे देखिए, उपग्रह, यह उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। क्या है बच्चों, उपग्रह जो है वो एक खगोलीय पिंड है। क्या है, खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। देखिए उपग्रह क्या होता है, जो हमारे ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं। समझ में आया बच्चों। देखिए उपग्रह मतलब, देखिए उपग्रह में ग्रह लगल है तो ग्रह के ऊपर जो चक्कर लगाता है, ग्रह के जो ऊपर चक्कर लगाता है क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। समझ में आया। अब जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह बोलते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसका ग्रह बोलते हैं। समझ में आया। अब देखिए मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है। मानव निर्मित मतलब जो ग्रह होता है वो जो उपग्रह होता है वो जो मानव बनाया उसे मानव, जैसे कि यहाँ पे देखिए, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया होता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने में पृथ्वी के संचार माध्यमों के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है तथा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रॉकेट पृथ्वी पर से छोड़ा गया है। यह रॉकेट यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने के बाद ये जो होता है पृथ्वी की कक्षा में सेट किया जाता है, और यहीं से क्या होता है, ब्रह्मांड का जानकारी भी पता होता है, साथ ही संचार माध्यमों के लिए सुस्पष्ट जानकारी भी प्राप्त होती है। तो आप लोग को समझ में आ गया। ये जो रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट लॉन्च किया गया है पृथ्वी की कक्षा में, और ये पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहता है। ये जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी के चारों ओर क्या करते रहता है, घूमते रहता है। इसी के माध्यम से पृथ्वी पर संचार व्यवस्था अच्छी रहती है, साथ ही यह अंतरिक्ष में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी काफ़ी बेहतर मानी जाती है। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और दिया है वो बच्चों, ये काफ़ी रेयरली पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रखना काफ़ी जरूरी है। देखिए अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह भी हैं। देखिए अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं। सबसे पहला जो उपग्रह है भारत के द्वारा छोड़ा गया था वो आर्यभट्ट उपग्रह था। इसे आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनसेट, IRS और एडुसेट, ये जो 3 मुख्य जो उपग्रह हैं वो भारतीय उपग्रह हैं। कहाँ पे, हमारे अंतरिक्ष में है, हमारे सूर्य के, अब हमारे पृथ्वी के कक्षा में है। अगला टॉपिक यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा कर। देखिए बच्चों, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना दिन का समय लेता है, 27 दिन का। लगभग इतना ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर क्या करता है, लगा लेता है। यहाँ पे अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने का मतलब क्या, वो अपने जगह पर भी एक चक्कर घूर जाता है और 27 दिन में पृथ्वी के भी चारों ओर घूर जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। देखिए बच्चों, चंद्रमा भी अपने में घूम रही है और पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, जिस कारण जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो जितना प्रकाश सूर्य के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है उसी भाग को हम पृथ्वी पर से देख सकते हैं। इसलिए वो बड़कक दिखाई देता है, कभी छोर दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल। देखिए बच्चों, चंद्रमा पर जो स्थिति है वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इनकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। देखिए जो चंद्रमा है उनके सतह पर पर्वत है मौजूद है, मैदान मौजूद है, गड्ढे मौजूद है। ये चंद्रमा के सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को आप देख सकते हैं। देखिए बच्चों, जब पूर्णिमा कब होता है, जब बड़का को चांद दिखाई देता है, पूरा खूबसूरत चांद दिखाई देता है, पूरा गोल दिखाई देता है। उस दिन यदि आप दूरबीन से देखते हैं तो चंद्रमा में बहुत सारे छोटे छोटे छाया दिखाई देते हैं। चलते हैं आगे हम लोग बच्चों, क्या बोल रहे हैं, अगला टॉपिक है क्षुद्र ग्रह। देखिए क्षुद्र ग्रह समझ में आया। देखिए क्षुद्र ग्रह कौन है,
क्षुद्र ग्रह, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये क्षुद्र ग्रह है। कौन ग्रह है? ये क्षुद्र ग्रह का है। देखिए ये पत्थर, मतलब एक पत्थर भी होता है अंतरिक्ष में, जो पत्थर होता है जो घूमते रहता है, बेगरिया को काम उम नहीं होता है, अंतरिक्ष में चल के घूमते रहता है और क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ग्रह, तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, देखिए तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड मतलब वस्तु भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखिए बच्चों, छोटे छोटे बहुत सारे जो पिंड होते हैं, जो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के साथ साथ और छोटे छोटे जो पिंड होते हैं, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उससे क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? पृथ्वी, मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। देखिए बच्चों, एक फिगर के माध्यम से आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे सौर मंडल का जो कहाँ पे था, आगे हम लोग थोड़ा आगे करते हैं। कहाँ पे था, कहाँ पे था? हाँ बच्चों, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे मंगल ग्रह है, यहाँ पे कौन ग्रह है? मंगल ग्रह, और यहाँ पे बृहस्पति। इन बृहस्पति और मंगल ग्रहों के कक्षाओं में, इनके कक्षाओं में क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है बच्चों। इनके कक्षाओं में क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह की पेटी। तो आपको समझ में आ गया कि बृहस्पति और मंगल ग्रहों के कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे अंतरिक्ष में कचड़े होते हैं, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं। समझे कि नहीं समझे? चलते हैं आगे और हम लोग समझते हैं कहाँ पे थे हम लोग? क्षुद्र ग्रह में थे। क्षुद्र ग्रह आ जाइए कृपया। क्षुद्र ग्रह, हाँ क्षुद्र ग्रह हो गया। अब हम लोग उल्का पिंड के विषय में समझते हैं बच्चों। उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड, देखिए बच्चों, उल्का पिंड सबसे पहले सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कर। देखिए बच्चों, जो यहाँ पे क्या हो गया है, ये तो सीधे मिट गया है। यहाँ पे देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते तो धरातल पर गड्ढा कर देती है। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो उल्कापिंड के विषय में क्या बता रहा है। यहाँ पे देखिए, ये तो तस्वीर में आपको उल्कापिंड दिख रहा है। ये जो उल्कापिंड होता है वो हमारे अंतरिक्ष में छोटे छोटे पत्थर का जो होता है, पत्थर जो होता है कचड़ा होता है, और पत्थर जो होता है वो पूरा अंतरिक्ष में घूमते रहता है। जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, लेकिन किसी कारणवश ये क्या होता है, पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजरता है, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण पृथ्वी इसको अपने ओर खींच लेती है और ये पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जब जैसे ही पृथ्वी में इंटर करता है, पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण इसमें आग पकड़ लेता है। यही आग जब हम लोग गर्मी के दिनों में छत पर सोते हैं तो देखते हैं कि जो चंद्रमा टूट के गिर रहा है, वो चंद्रमा टूट के जो तारे टूट के गिरते नहीं है। यही क्षुद्र ग्रह होते हैं जो हमारे पृथ्वी के संपर्क में आते हैं, वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और घर्षण के कारण हमको चमकीला दिखाई देता है। अब जब ये मान लेते हैं कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर गिरा तो ये पूर्ण रूप से वायुमंडल में घर्षण होने के कारण ये ज़्यादा टूटा नहीं होगा, मतलब इसका कुछ अवशेष बच गए होंगे जो पृथ्वी से टकराए होंगे। जब पृथ्वी से टकराता है तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों उल्कापिंड क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी को देखा है, चमकदार रास्ते को देखा है, या लाखों तारों का समूह होता है इस पट्टी को आकाशगंगा का। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि आप पृथ्वी पर से कुछ टेलीस्कोप के माध्यम से देखिएगा तो ये आपको आकाशगंगा नजर आएगा। इस आकाशगंगा में देखिएगा बहुत सारे छोटे छोटे क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे प्रकाश की रोशनी नजर आती है, बादल नजर आते हैं, बहुत सारे धूल कण नजर आते हैं। ये जो होते हैं इसमें बहुत सारे तारे नजर आते हैं, बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे सौरमंडल नजर आते हैं। इस सम्मिलित रूप को आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। आकाशगंगा हजारों, लाखों, करोड़ों तारों का समूह होता है। चलते हैं आगे हम लोग समझते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। इस आकाशगंगा का क्या है? एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई। देखिए बच्चों, जब प्राचीन काल में उतना विज्ञान का विकास नहीं हुआ तो यहाँ के लोग क्या सोचते थे कि प्रकाश का नदी बह रहा है, अंतरिक्ष में प्रकाश का नदी बह रहा है, जैसे कि हमारे भारत में गंगा नदी बहती है ना, गंगा नदी बहती, इसी तरह सोच रहा है कि अंतरिक्ष में भी एक नदी बहता है, प्रकाश का नदी, इसीलिए उसको आकाश में जो गंगा बहता है उसी को क्या बोल दिया जाता है? आकाश गंगा। आकाश गंगा में क्या होता है? आकाश गंगा बहुत सारे धूल कण पाए जाते हैं, बहुत सारे तारे पाए जाते हैं, बहुत सारे सूर्य पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे उपग्रह पाए जाते हैं, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसके सम्मिलित रूप को किसके नाम से जाना जाता है? आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चों आगे क्या बोल रहा है, आकाशगंगा करोड़ों तारों, वाव, करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। देखिए आकाशगंगा ये जो है वो करोड़ों तारों, करोड़ों गैसों और
बादलों का क्या होता है, एक प्रणाली होता है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बच्चों? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना बहुत कठिन है। इसका कल्पना करना बच्चों बहुत ज्यादा कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसका आकार के संबंध में हमें कोई सही से जानकारी प्राप्त नहीं कि ब्रह्मांड का विस्तार कितना से कितना दूर है, लेकिन फिर भी हम जानने के लिए इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। क्या हम जानते हैं कि हम अभी भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा? देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैसे तुम ब्रह्मांड का हिस्सा, तू कैसे बता सकता है कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा? तो यहाँ पे देखिए तू प्रमाण करके आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे एक पापा की परी है, ये पापा की परी जो है वो कहाँ रहती है? पृथ्वी में रहती है। पृथ्वी किसका भाग है? सौरमंडल का भाग है। सौरमंडल किसका भाग है? आकाशगंगा। और ये जो आकाशगंगा के बहुत सारे आकाशगंगा मिलके क्या कर निर्माण करता है? ब्रह्मांड का निर्माण करता है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि जो पापा की परी है वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो बच्चों ये जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के लिए।